नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। बद्रीनाथ में उमड़ रही है श्रद्धालु की भारी भीड़। अब तक 1,60,000 लोग जो है वो पहुंच चुके हैं बद्रीनाथ। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। श्रद्धालु ने बद्री विशाल के दर्शन किए हैं। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में भी पहुंचे हैं रिकॉर्ड भक्त, बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। अब तक 2,66,000 यात्री दर्शन कर चुके हैं। यमुनोत्री धाम पहुंचे 1,40,000 लोग। गंगोत्री धाम पहुंचे हैं 1,26,000 लोग। तो बड़ी तादाद में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं तमाम भक्तगण। और गंगोत्री धाम पहुंचे हैं 1,26,000 लोग। की बड़ी इंफॉर्मेशन आपके साथ साझा करें और इससे ये पता चल रहा है कि लोगों के बीच उत्साह किस तरह से बना हुआ है। क्योंकि अब तक बद्री में भी अगर हम देखें, बद्रीनाथ के दर्शन के लिए 1,60,000 के तकरीबन लोग जो है पहुंच चुके हैं। अभी भी बदस्तूर ये जो सिलसिला है, ये जो कवायद है, ये लगातार जारी है। अब तक 2,66,000 यात्री दर्शन कर चुके हैं। बड़ी तादाद में लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। इस बीच देखिए, प्रशासन की तरफ से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अगर हम देखें, दर्शन करने के लिए जो लोग पहुंच रहे हैं बद्रीनाथ या फिर गंगोत्री का हम जिक्र करें या फिर हम केदारनाथ की बात करें, तो जाहिर है भक्ति का तो एक समागम यहाँ पर देखने को मिलता है, लेकिन साथ साथ उत्तराखंड के लिए टूरिज्म का भी एक बहुत बड़ा मौका है। बहुत बड़ा मौका, कमाई का जरिया भी है। तमाम लोगों को इसके जरिए रोजगार मिलता है। तो ऐसे में ये कोशिश उत्तराखंड सरकार की तरफ से की जाती है कि इंतजाम पुख्ता हो। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए ग्राउंड जीरो से शिवांगी जुड़ चुकी है मेरे साथ, मेरी सहयोगी। शिवांगी, क्या कुछ इंफॉर्मेशन? आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है श्रद्धालुओं का। बिल्कुल, देखिए, हर वर्ष हम देखते हैं कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु चारधाम की यात्रा के लिए पहुंचते हैं और इस बार उत्साह जो है वो डबल नजर आ रहा है। जिस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ रजिस्ट्रेशन हो रहा है, 28 लाख के पार रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा जो है वो पहुंच गया है और इसी तरीके से अभी तक 6 से 7 लाख लोग जो है वो दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ की बात करूं, बद्रीनाथ हो, गंगोत्री, यमुनोत्री, तमाम जगहों पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु अभी तक दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ की बात करूं तो 2 लाख से ज्यादा लोग वहां दर्शन कर चुके हैं। बद्रीनाथ में 1 लाख से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं। इसी तरीके से गंगोत्री यमुनोत्री धाम में भी 2 लाख से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि किस तरीके का उत्साह इस बार श्रद्धालुओं में देखने को मिल रहा है। और क्योंकि चारधाम यात्रा हमारी आर्थिकी की रीढ़ मानी जाती है और जो व्यावसायिक लोग हैं वो हर वर्ष इंतजार करते हैं कि कब इन 6 महीनों के लिए चारधामों के कपाट खुलेंगे, क्योंकि चाहे वो घोड़े खच्चर वाले लोग हों, चाहे वो वहां के जो लोकल दुकानदार हों, उनकी आर्थिकी की रीढ़ जो है इसी से मजबूत होती है। इसी टाइम पर आर्थिक तौर पर वो लोग मजबूत होते हैं, तो इसीलिए वो इंतजार करते हैं। तो कहीं ना कहीं उन लोगों के भी चेहरे आजकल खिले हुए हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। चाहे केदारनाथ की बात करें, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जिसको देखते हुए तमाम इंतजाम जो है सरकार द्वारा किए गए हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार इसको लेकर मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। अलग अलग विभागों की समीक्षा बैठकें करते हुए भी चारधाम से पहले हमने देखा था कि मुख्यमंत्री नजर आए थे और अभी भी वो जायजा लेते रहते हैं कि आखिर किस तरीके की व्यवस्थाएं जो है वो बनी हुई है, चाहे वो रजिस्ट्रेशन को लेकर हो। इस बार की देखिए खास बात, खास तस्वीरें ये है कि रजिस्ट्रेशन जहां पर ऑफलाइन भी हो रहा है, वहां पर भगदड़ जैसी स्थिति नहीं मच रही है। क्योंकि हर बार हम देखते थे कि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के समय बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो पहुंचते थे काउंटर्स पर, लेकिन इस बार काउंटर्स की संख्या जो है वो डबल कर दी गई है। और इस बार ऋषिकेश और हरिद्वार के साथ साथ विकास नगर में भी रजिस्ट्रेशन काउंटर्स जो है वो खोल दिए गए, जिसकी वजह से इस बार श्रद्धालुओं को सहूलियत हो रही है। और इसके साथ साथ अब ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी लागू कर दी गई है, जिसमें एक नंबर जारी किया गया है, जिस पर आप अगर कॉल करते हैं तो आप कर्मचारियों को जानकारी देंगे कि आप कहां पर ठहरे हुए हैं और वहां पर कर्मचारी आकर आपका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। तो इस बार की प्राथमिकता यही है कि देश और विदेश से जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं उन्हें तमाम तरीके की सुविधाएं जो है वो मिल सके, चाहे रास्ते में खाने पीने की व्यवस्था हो, पेट्रोल की व्यवस्था हो, गाड़ियों की व्यवस्था हो और कोई मेडिकल फैसिलिटी की व्यवस्था हो। तमाम चीजों पर ध्यान दिया गया है और अभी तक जो यात्रा है वो सुचारू रूप से संचालित की जाए। बिल्कुल, जिस तरह से जिक्र आपने किया शुभांगी की, तमाम कोशिश प्रशासन की तरफ से की गई है ताकि किसी भी तरह से यात्रियों को जो है दिक्कत ना आए। इन सबके बीच यात्रियों का क्या कुछ कहना है? जो भक्तगण यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्या वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं तमाम चीजों से, तमाम इंतजाम से, या फिर कहीं ना कहीं वो अभी भी मानते हैं कि इसको बहुत ज्यादा है? बिल्कुल, देखिए, इस बार जिस तरीके की सुविधाएं दी जा रही हैं श्रद्धालुओं को, चाहे वो रजिस्ट्रेशन को लेकर हो या अन्य सुविधाएं हो, कहीं ना कहीं कई सारी तस्वीरें भी सामने आई जिसमें जो श्रद्धालु हैं वो सरकार की व्यवस्थाओं की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, प्रशंसा करते हुए नजर आ रहे हैं कि हर तरीके की व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर वो रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं तो बहुत ही सुचारू रूप से उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से अगर आप चारों धामों में दर्शन करने जा रहे हैं तो वहां पर भी टोकन व्यवस्था की गई है, आप आराम से जाकर वहां पर दर्शन कर
सकते हैं। तो कहीं ना कहीं तस्वीरें जरूर साफ है और कहीं ना कहीं ये जो 6 महीने होते हैं ये हमारे पूरे प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि अगर किसी भी तरीके की अव्यवस्था की तस्वीरें सामने आती है तो एक गलत संदेश जरूर जाता है। और ऐसे में कोशिश इस बार सरकार की यही है, प्राथमिकता यही है कि हर तरीके की सुविधा श्रद्धालुओं को दी जाए, ताकि यहाँ से जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं देश विदेश से, वो एक अच्छा संदेश लेकर जाए, उत्तराखंड की एक अच्छी छवि लेकर जाए। और इस बार देखिए खास बात यह है कि चारों धामों के अलावा भी जो उत्तराखंड के धार्मिक स्थल हैं उनका भी प्रचार प्रसार किया जा रहा है, ताकि चारों धामों के अलावा भी भीड़ थोड़ी डाइवर्ट हो सके। कुछ लोग जो चारों धामों के दर्शन नहीं कर पा रहे वो अन्य धार्मिक स्थलों के दर्शन कर सके, इस पर भी एडवर्टाइजमेंट लगातार किया जा रहा है और कहीं ना कहीं उसका अच्छा रिजल्ट भी हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुभांगी, तमाम बातचीत और जानकारी साझा करने के लिए। बहरहाल देखिए हल्द्वानी का रुख कर लेंगे और हल्द्वानी में विवादित संत रामपाल का आश्रम जो है वो सील हो गया है। आवासीय बिल्डिंग में चल रहा था यह आश्रम, कई अवैध गतिविधियों की शिकायत मिली थी। डहरिया इलाके में चल रहा था आश्रम जिसे सील कर दिया गया और तस्वीर भी आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। विवादित संत रामपाल का यह आश्रम था जिसको सील कर दिया गया है। आवासीय बिल्डिंग में ये चल रहा था और कई अवैध चीजें भी यहां पर चल रही थी, कई अवैध गतिविधियों की शिकायत भी लगातार मिल रही थी। ये दहरिया स्थित एक भवन है जो हमारे बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार आवासीय मानचित्र के रूप में स्वीकृति इसको कराया गया है और ये शिकायत मिली थी कि इसका उपयोग जो है असेंबली बिल्डिंग के तौर पे हो रहा है और जो हमारे बायलॉज हैं उसके तहत असेंबली बिल्डिंग के लिए जो निर्धारित मानक हैं उसका ये पालन नहीं करता है और उसमें जो कि पार्किंग के लिए अलग रूल्स हैं, रोड वाइडनिंग है, इसके अलावा मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है प्लॉट साइज़ की वो भी ये फुलफिल नहीं करता है। तो इसका पूर्व में चालान किया गया था और इसमें वाद भी दर्ज किया गया है। उसी क्रम में जो कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग एकत्र होते हैं और जन सुविधा के हिसाब से भी और जनहानि किसी प्रकार की ना हो, इन बातों को ध्यान में रखते हुए और वायलेशन को देखते हुए इसको सीलिंग के ऑर्डर थे, उसी क्रम में आज ये कार्रवाई की गई। और वह हरिद्वार में गरजा है प्रशासन का बुलडोजर, सरकारी जमीन से अवैध कब्जे को हटाया गया है। अतिक्रमण हटाने के लिए टीम ने सख्त कार्रवाई की है। बुलडोजर कार्रवाई का काश्तकारों ने विरोध हालांकि जताया है। देखिए नायब तहसीलदार धनीराम के नेतृत्व में यह कार्रवाई हुई है। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। उत्तराखंड में लगातार जो भी अवैध अतिक्रमण है वहां पर ये पीला पंजा जो है अपना काम कर रहा है। तमाम अतिक्रमण जो है इस तरह के उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। नोटिस 1 महीने का जो है वो पहले दिया जा रहा है और उसके बाद ये नोटिस पर अगर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है तो उसके बाद आगे का एक्शन जो है अब वो प्रशासन की तरफ से बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। सरकारी जमीन जहां जहां है और जिस तरीके से अवैध उस पर कब्जा हुआ है, फिर चाहे वो धार्मिक वजहों से हो या किसी और वजह से, उन पर सख्त कार्रवाई हो रही है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। निरंजनी अखाड़े के वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी सोमेश्वरानंद गिरी को षड दर्शन साधु समाज की अखिल भारतीय धर्म रक्षा समिति का प्रधान संरक्षक बनाया गया। हरिद्वार के बैरागी कैंप में आयोजित संतों की बैठक में फैसला लिया गया। संतों के 124 संप्रदाय वाला षड दर्शन साधु समाज सभी 13 अखाड़ों में है। साधु संत देश और विदेश में सनातन धर्म की पताका फहरा रहे हैं। संतों ने विश्वास जताया है कि स्वामी सोमेश्वरानंद के नेतृत्व में संत समाज हिंदू धर्म की पताका पूरे विश्व में फहराएगा। और देखिए उत्तराखंड में चारधाम यात्रा लगातार जारी है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं को आकर्षित करने के लिए देवभूमि के अन्य धार्मिक स्थलों में लोगों का ध्यान खींचने के लिए पर्यटन विभाग तैयारी में जुटा हुआ है। पर्यटन सचिव सचिन कुर्बे ने कहा कि चारधामों के रूट में कई ऐतिहासिक और पौराणिक मंदिर हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है और ऐसे में ये सही मौका है। इसके लिए बाकायदा एडवर्टाइज भी किया जा रहा है। जो यहाँ पर भक्त पहुंच रहे उन्हें बताया जा रहा है। चारधाम के रूट में ऐसे कई ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व के जो मंदिर है जो लोगों को पता नहीं, जैसे हम लेसर नोन डेस्टिनेशंस कहते हैं, हिडन जेम्स कहते हैं। एग्जाम्पल देना चाहूंगा, जैसे कि हमारा कार्तिक स्वामी टेम्पल है हमारा झिंगतोली में जो रुद्रप्रयाग जनपद में है, या हमारा जगन्नाथ टेम्पल है उत्तरकाशी के पास जो गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे में पड़ता है। तो इन जो ऐसे जो ऐतिहासिक पौराणिक महत्व के जो मंदिर है, ऐसे जो डेस्टिनेशन है, ऐसे जो रिलीजियस टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण स्थल है, उनको भी हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में देहरादून में भव्य तिरंगा शौर्य समाज यात्रा का आयोजन किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों के ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक विजय को समर्पित यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस मौके पर सीएम ने कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से साफ संदेश दिया है कि भारत अब हर आतंकी कार्रवाई का जवाब उसी की भाषा में देगा। वहीं कांग्रेस ने तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। एक रिपोर्ट। तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में गरजे सीएम धामी। बेटी का अपमान करके दिखावा, कांग्रेस बोली। ऑपरेशन सिंदूर से दिखा सेना का पराक्रम, बोले धामी। कांग्रेस ने कहा, कर्नल सोफिया पर क्यों अभद्र टिप्पणी। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर से आतंकियों के खिलाफ की गई निर्णायक और साहसिक कार्रवाई को नमन करते हुए देहरादून में तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाली गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में निकाली गई यात्रा में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ ही हजारों की संख्या में समाज के हर वर्ग के लोग शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने शौर्य स्थल पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम धामी ने लोगों से अपील की कि भारतीय सेना के अद्वितीय शौर्य के प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर की इस ऐतिहासिक विजय को हर साल उत्सव के रूप में मनाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने आतंकवाद और उसके समर्थकों को ये साफ संदेश दिया कि नया भारत अब हर आतंकी कार्रवाई का मुंहतोड़ जवाब देगा। सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने में पूरी तरह सक्षम है और इसीलिए देवभूमि सैन्य भूमि उत्तराखंड की ओर से वो देश के सैन्य बलों को बधाई देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो जवाबी कार्रवाई की गई है, एक मजबूत इच्छा शक्ति और निर्णायक लड़ाई लड़ी गई है, जिससे हर भारतवासी का सर गर्व से ऊंचा हुआ है। उत्तराखंड वासी, क्योंकि प्रत्येक घर से यहाँ पर एक सैनिक देश की, हर घर से सैनिक देश की सेवा देते हैं, देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। आज यहाँ देहरादून में सड़कों पर जन समुद्र उमड़ा है। ये इस बात का प्रमाण है कि आज भारत की सेना हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारत को चुनौती देगा उसको मुंहतोड़ जवाब देगी। ये भारत के लोगों ने भी आज सेना के साथ खड़े होकर, देश के साथ खड़े होकर एकता और अखंडता का परिचय दिया है। हम सेनाओं का फिर से अभिनंदन करते हैं। तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा के जरिए बीजेपी नेताओं ने देश के सैन्य बलों का आभार जताया। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी नेता और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह के बयान को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। देहरादून में विजय शाह का पुतला दहन कर कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी एक और तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा निकाल रही है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी की एक सरकार के कैबिनेट मंत्री देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में अभद्र टिप्पणी करते हैं, जिससे बीजेपी का दोहरा चरित्र उजागर हो रहा है। वो सारा घटनाक्रम जिन्होंने देश और दुनिया के सामने रखा, उस कर्नल सोफिया कुरैशी को भारतीय जनता पार्टी का एक मिनिस्टर प्रधानमंत्री जी का नाम इस्तेमाल करते हुए कहता है कि वो आतंकवादियों की बहन है, वो पाकिस्तानियों की बहन है। उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तानियों को नंगा करने के लिए भेजा। इस प्रकार की अभद्र भाषा, इस प्रकार के आरोप, मैं समझता हूं कि अगर तिरंगा यात्रा आप दिल से निकाल रहे हो, तिरंगे का सम्मान करते हो, भारतीय सेना के लिए आपके दिल में छोटी सी भी जगह है, तो सबसे पहले विजय शाह को प्रधानमंत्री स्वयं पहल करके उसको बर्खास्त करावें। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत और भारतीय सेना की एक सशक्त छवि दुनिया के सामने पेश की है। वीर भूमि उत्तराखंड, जहां लगभग हर परिवार देश सेवा से जुड़ा है, वहां भी तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा के जरिए देश के बहादुर सैन्य बलों का आभार जताया गया। हालांकि इस उत्साह के बीच मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री के बयान ने कांग्रेस को बीजेपी पर हमलावर होने का मौका भी दे दिया। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट, दीपिका भंडारी और अशोक कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। उत्तराखंड में वक्फ संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद वक्फ संपत्तियों का सर्वे शुरू हो गया है, जिनकी जानकारी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने दी। उन्होंने कहा कि नए वक्फ के हिसाब से सर्वे लगातार चल रहे हैं, पुराने रिकॉर्ड्स को एकत्रित किया जा रहा है और वक्फ की संपत्तियों का डिजिटलाइजेशन शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से विपक्ष ने डराने की राजनीति की थी, उसको मुस्लिम समाज समझता है। जो वक्फ का पैसा था, उसके ऊपर चंद अमीर राजनीतिक नेता कब्जा करके बैठे थे।
अब उनसे लिया जाएगा और गरीब मुसलमानों को दिया जाएगा जिनके पास घर नहीं है। इस एक्ट के तहत जमीनों को डिवेलप करके वक्फ बोर्ड उन्हें घर देगा, लोगों को रोजगार देने का काम करेगा। वहीं इन संपत्तियों पर अच्छे विद्यालय, यूनिवर्सिटीज दिखाई देंगी। साथ ही मुसलमानों के साथ सर्व समाज के काम भी आएंगे। नए वक्फ के हिसाब से सर्वे लगातार चल रहे हैं और सारी चीज़ों को एकत्रित किया जा रहा है। जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं, जो संपत्तियां हमारे पास हैं, उसको ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन उसका नए एक्ट के हिसाब से शुरू हो गया है। हम अपनी तैयारियां कर रहे हैं, आने वाले वक्त में दिक्कत ना आए। मुझे लगता है कि एक ईमानदार एक्ट, वक्फ एक्ट के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। आने वाला वक्त बहुत बेहतर होगा। जिस तरह से विपक्ष ने डराने की राजनीति की थी, वो डर की राजनीति से मुस्लिम समाज भी चीज़ों को समझ रहा है, वो आगे आ रहा है। गरीबों का हक गरीबों को मिलेगा। ये वक्फ लूट का सामान, जो सदके, ज़कात, खैरात का पैसा था, जो वक्फ का पैसा था, जिसके ऊपर चंद अमीर पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल धर्म नेता जो कब्जा करके बैठे थे, अब उनसे लिया जाएगा। उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में BAMS के छात्र छात्राएं परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग कर नॉन काउंसलिंग के जरिए एडमिशन लेने वाले छात्रों का रिजल्ट कोर्ट के आदेश के बाद ही जारी होगा, जबकि छात्र छात्राएं अपने भविष्य को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन से सकारात्मक फैसले लेने की मांग कर रहे हैं। आयुर्वेद विश्वविद्यालय में कुल सचिव रामकिशरण शर्मा ने छात्रों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन छात्र अपनी मांग पर अडिग हैं। छात्रों का कहना है कि रिजल्ट में देरी की वजह से भविष्य खराब हो रहा है। जो भी लिया सर, आपको एनरोलमेंट कैंसिल करना था उसी टाइम जब आपने नॉन 21 लो बताओ, थोड़ा पीछे हो जाओ थोड़ा 19 सर और कितना गिरवा अब खबर लक्सर से है। पंजाब के भटिंडा में पाक जासूसी के आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। लक्सर के दोशनी गांव निवासी रकीब टेलर के परिवार और रिश्तेदारों से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। लक्सर पुलिस और स्थानीय अधिसूचना इकाई द्वारा रकीब के परिवार के लोग मोबाइल फोन कॉन्टैक्ट खंगालने के साथ ही उनके संपर्क में आए लोगों का ब्यौरा भी इकट्ठा किया जा रहा है। ASP हरिद्वार प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि ये सेना की जासूसी से जुड़ा मामला है, इसीलिए इसे गंभीरता से लिया जा रहा है। हर पहलू की बारीकी से छानबीन की जा रही है। भटिंडा पुलिस यहां से कोई जानकारी चाहेगी तो विधिवत पूर्ण सहयोग किया जाएगा। वहीं रकीब की करतूत से उसके घर वाले हैरान हैं और ग्रामीण भी उसके कृत्यों से सकते में हैं। भटिंडा सैन्य छावनी में एक व्यक्ति जो टेलरिंग का वहाँ काम करता था, राकीब पुत्र इकबाल, वो पकड़ा गया था सैन्य जासूसी के मामले में। इस संबंध में हमें जब जानकारी मिली है तो इसके वेयरवॉट्स के बारे में हम लोगों के द्वारा भी इसमें जानकारी ली गई है, जिसमें ये व्यक्ति राकीब पुत्र इकबाल जो पिछले 3 वर्ष से भटिंडा में रह रहा था, इसके जो अन्य भाई हैं, करीब ये 5 भाई हैं, पांचों ही भाई ये टेलरिंग का काम करते हैं और अलग अलग सैन्य छावनियों पर ये लोग टेलरिंग का काम कर रहे हैं। इनके जो रिश्तेदार हैं उनके वेयरवॉट्स भी पुलिस के द्वारा इंटेलिजेंस, हमारे जो इंटेलिजेंस विंग है उनके द्वारा मंगाले गए हैं। इस संबंध में भटिंडा पुलिस या आगे की कोई कार्रवाई करती है, कोई जानकारी साझा करने की बात आती है तो हम लोगों के पास जो भी जानकारी है वो हम इनसे साझा करेंगे। साहब ने भेजा था उन्हें कपड़ा लेने के लिए रुड़की का, तो कुछ तो कपड़ा घर पे रखा था, फौज का ही वाटर प्रूफ, उसकी कन्नाट की नोट बंद थी और कुछ वहाँ से रुड़की से लेते थे। सुबह के टाइम जैसे कि पुलिस आई, उन्होंने बाहर निकल के देखा कि भाई पुलिस क्यों आई, क्या बात है क्या नहीं, उन्होंने भी नागानी उठा के ले गए। ये कौन सी इंसाफ की बात है? में काम करते हो, उनके दादा दादी, उनका बाप भी, उनका भाई भी, सारी मरवा भी काम करते हो। ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई थी, आज ये कैसी दिक्कत आई? और हमारा बेकसूर है वो, हमें क्यों परेशान कर रहे हैं? हमारा कोई ऐसा हालात दिख रहे जो ऐसी वो कर रही हमने, हमारे बच्चों का हालात देखो। परसों पता लगा था, उन्होंने अपने बड़े भाई पे फोन करा था कि भाई ऐसा चाहिए मुझे यहाँ ले आए और आप घबराइए। उन्होंने मेरा फोन बंद कर दिया। भाई उनके तीनों ही चले गए फिर उनके पास ही, तो उसके कोई गता नहीं है, कोई सब उसकी तरफ की बात कर रहे हैं वहाँ से। उनका दादा इसी काम को करके मर गया, उनका बाप इसी काम को मर गया, 50-60 साल का हो गए। अब ये 9 भाई है, 9 के 9 भाई इसी काम को करे वहाँ से फौज में। जी उस दिन शादी तो कोई दिक्कत नहीं आई, तो आज कैसे दिक्कत आई?
खबर टिहरी से है, जहां ग्रामीण क्षेत्र के गांव को मॉडल विलेज के रूप में विकसित करने की कोशिश जारी है। नवनियुक्त मुख्य विकास अधिकारी वरुणा अग्रवाल ने कहा कि डेवलपमेंट के कामों को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। टिहरी के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक विकास पहुंचाना ही प्राथमिकता है। मेरी प्रथम प्राथमिकता जो है वो यही रहेगी कि जो हमारा रूरल डेवलपमेंट विभाग है उसमें हमारे जो ग्राम हैं टिहरी के, उसमें विकास को कैसे संयोजित तौर पे उसको आगे बढ़ाया जा सके। जितनी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो ग्राम विकास के हों, चाहे समाज कल्याण के हों, चाहे कृषि के हों, चाहे सोशल वेलफेयर के हों, उनको साथ में मिलकर ऐसे कैसे कार्य किया जा सके जिससे जो हमारे ग्राम है वो आगे जाके मॉडल विलेज और एक डेवलप्ड ग्राम के तौर पे आगे बढ़ पाएँ। इसी प्राथमिकता पे हम काम करेंगे। हमारी यही आशा रहेगी किसी भी ग्रामवासी को, किसी भी निवासी को टिहरी के जो भी शिकायत हो उसका शीघ्र तौर पर निस्तारण किया जा सके और उनके लाभ में हम सब समग्र होकर साथ में विकास के ऊपर कार्य करें। जल जीवन मिशन के तहत अब प्रदेश के जल स्रोत की गुणवत्ता पर की जाएगी। इसके पीछे का मकसद प्रदेश के लोगों को साफ पानी मुहैया कराना है। जल जीवन मिशन के निदेशक विशाल मिश्रा ने कहा कि मानसून से पहले और मानसून के बाद वाटर टेस्टिंग की जाएगी ताकि लोगों को साफ पानी मिले। जल जीवन मिशन के तहत अधूरी योजनाओं को दिसंबर 2026 तक पूरा करने के निर्देश मुख्य सचिव ने दिए हैं। विभाग ने 15,000 किलोमीटर की ड्राइंग पीएम गति शक्ति पोर्टल पर अपलोड कर दी है। 70,000 किलोमीटर ड्राइंग अपलोड करने का टारगेट विभाग को दिया है। आज जल जीवन मिशन के संदर्भ में एपेक्स जो शीर्ष हमारी कमेटी है माननीय मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में, उसमें जल जीवन मिशन का रिव्यू आज किया गया है और इसमें निर्देशित किया गया है कि दिसंबर 26 तक हम लोगों को अपनी जो भी अधूरी योजनाएं हैं उनको पूर्ण कर लेना है। सभी योजनाओं का जो ड्राइंग है उसको पीएम गति शक्ति पोर्टल पर अपलोड करना है। मैं बताना चाहूँगा कि अभी 15,000 किलोमीटर का हमारा अपलोड हो गया है और हमें लगभग 70,000 के आसपास अभी टारगेट हमको मिला है करने का। पौड़ी में पानी की समस्या को दूर करने के लिए नानघाट के बाद एक और पंपिंग योजना के माध्यम से जल की आपूर्ति करने की तैयारी की जा रही है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि नानघाट पंपिंग योजना से जल आपूर्ति पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। पर्यटन गतिविधियों को देखते हुए पानी की ज्यादा जरूरत है। जरूरत को पूरा करने के लिए श्रीनगर से एक और लिफ्टिंग योजना के तहत पौड़ी में जलापूर्ति की समस्या के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। कोटद्वार विधानसभा में 370 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल लाइन बिछाने का काम चल रहा है, जिसमें जो है कार्रवाई संस्था की ओर से बिना एनओसी और बिना मानकों के गलियों को खोदा जा रहा है, जिससे नगरवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उपजिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को कार्यदायी संस्था पर कार्रवाई के लिए ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान जिलाध्यक्ष विनोद डबराल ने कहा कि अगर बरसात शुरू होने से पहले सड़कों को ठीक नहीं किया गया और कंपनी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएगी। एक कंपनी जो राजस्थान की कंपनी है, कोई पेयजल के नाम पे सारे कोटद्वार को उजाड़ दिया गया है। सारी कोटद्वार की सड़कें जो 10 साल में काम हुआ था सारे खोद के छोड़ दी गई है, जिसमें रोज दुर्घटनाएं वहाँ पे हो रही है। तो आज हमने एसडीएम साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया कि इस कंपनी को तुरंत रोके और इसकी जांच होनी चाहिए कि कौन इस कंपनी को यहाँ पे बिना एनओसी के ये काम कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ मेरा सीधा आरोप भाजपा के जनप्रतिनिधियों पे है कि उनकी मिली भगत से सारा कोटद्वार को उजाड़ने का काम हो रहा है। तो अगर इस कार्य को नहीं रोका गया तो कांग्रेस कोटद्वार में बड़ा आंदोलन करने जा रही है और इस कंपनी को खुद हम साइड पे जाके काम नहीं करने देंगे अगर ये स्थिति, अगर इसमें सुधार नहीं हुआ। और जो काम है जो इन्होंने पिछले साल भर में तोड़ा, इसको पूरा बरसात से पहले रोड बनाया जाए, नहीं तो कांग्रेस इनके कंपनी को यहाँ पे काम नहीं करने देगी और उग्र आंदोलन को बाध्य होगी। पूरे कोटद्वार की शहर की जो गलियां हैं छोटी छोटी, उनको एक पाइपलाइन का जो एक नई पाइपलाइन की जो योजना के तहत खोदा जा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस क्राइटेरिया से खोदा जा रहा है। सारी गलियां खुद गई हैं, एक्सीडेंट्स का खतरा, उसको रिपेयर नहीं कर रहे हैं। उसके बाद वो लोग, हम यही कहना चाहते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें डाल के खोदा जा रहा है, मज़दूरों को भी नहीं लगाया जा रहा है, मशीनें पूरे मकानों को हिला दे रहे हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं सरकार से, शासन प्रशासन से, कि ये जो बाहर के जो ठेकेदारों को आप लोगों ने यहाँ डिप्यूट किया हुआ है, उनको यहाँ पे ठेके दिए हुए हैं, वो तो किसी जनता की नहीं सुन रहे, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं।
तो आज एसडीएम के माध्यम से जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा ये ज्ञापन प्रेषित किया है कि आप लोग जल्द से जल्द इसमें कार्यवाही कीजिए, ये काम रोका जाए। किस बिहाफ में विदाउट एनी एनओसी ये लोग काम कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ अहम बैठक की है। इस दौरान उन्होंने मसूरी विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की विस्तार से इन्फॉर्मेशन दी। बैठक में मंत्री जोशी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि क्षेत्र में चल रहे सभी निर्माण कार्यों को निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा किया जाए। देहरादून में विजिलेंस ने पटेल नगर थाने की आईएसबीटी चौकी प्रभारी देवेश खुशहाल को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। खुशहाल भूमि विवाद के एक मुकदमे में आरोपियों के नाम हटाने के लिए रिश्वत ले रहा था। शिकायतकर्ता ने जानकारी दी कि एक भूमि विवाद की जांच चौकी प्रभारी के पास लंबित है, जिसमें उन्होंने गैंगस्टर एक्ट लगाने की धमकी देकर 5 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की है। गुप्त जांच के बाद जाल बिछाकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पिछले 3 सालों में अब तक 150 से ज्यादा आरोपियों को धामी सरकार भ्रष्टाचार के मामलों में जेल भेज चुकी है। अरब क्षेत्र में दरकती पहाड़ियों की मरम्मत में देरी को लेकर कांग्रेस बड़ा आंदोलन करने जा रही है। 22 मई को पार्टी का प्रदेश नेतृत्व जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव करेगा। अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी ने प्रेस वार्ता में कहा कि ये सड़क पहाड़ की लाइफलाइन है, जो 3 जिलों को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। 7 महीने बीत जाने के बाद भी पहाड़ियों के ट्रीटमेंट का काम शुरू नहीं हो पाया। लगभग 1 साल बीत चुका है और बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग है, 3 जिलों को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग है। लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। पैसा स्वीकृत करना ही होता है, निर्माण कार्य तीव्र गति से हो सके, उसका स्थायी समाधान हो सके। तो लग रहा है कि हिलावही को देखते हुए और बरसात का सीजन शुरू हो रहा है, जब पूरा मार्ग बाधित हो सकता है, कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है, तो इसको देखते हुए हमने निर्णय लिया है कि जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में 22 तारीख को जिला अधिकारी के कार्यालय का घेराव करेंगे और सरकार को चेताने का काम करेंगे, प्रशासन को जगाने का काम करेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।